नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, यह एक जीके का टॉपिक है, भारतीय कृषि। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं कृषि के बारे में बताने वाला हूं। कृषि में कितने प्रकार की उत्पादन होते हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है, ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, अगर हमारे चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक करें। आइए देखते हैं भारतीय कृषि। दोस्तों, भारतीय कृषि की बात करें अगर, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 50% से अधिक आबादी ही जो है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है दोस्तों। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब जो वो लोग डायरेक्ट खेती कर रहे हैं या फिर कृषि के कच्चे माल पर निर्भर हैं, इस पर हैं, तो वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर अपने आप को निर्भर रखे हैं दोस्तों। आज के पहले मैं आपको बता दूं, 1950 या 51 में भारत में जो फसल थी यानी कि कृषि थी, उसमें जो वो जीडीपी का हिस्सा था वो लगभग 52% था। वहीं 2017-18 की बात करें अगर पिछले, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान सिर्फ और सिर्फ 17% रह गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कृषि की हालत कितनी गिरती जा रही है दोस्तों। भारत में कुल भूमि के लगभग 60% भाग पर कृषि की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कृषि में कृषि क्रांतियों के उपनाम मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कृषि क्रांतियों के उपनाम दोस्तों, आपने सुनी होगी हरित क्रांति। दोस्तों, इसे मैं डिटेल में बताऊंगा पहले। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, उच्च उत्पादन और बीजों, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई आदि के मदद से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, जब यह हरित क्रांति चलाई गई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ये हुई थी 1960 के दशक में। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में बहुत ही तेज़ी से चालू की गई थी दोस्तों। यह अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल विश्व में बात करें तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जबकि हम बात करें अगर भारत की, केवल और केवल भारत की, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल आपसे पूछ ली जाती है अगर, तो वह गेहूँ थी, उसके बाद चावल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादित थी, तो गेहूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगली, श्वेत क्रांति। दोस्तों, श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन में ये बहुत ही योगदान था इसका, तो यह क्रांति चलाई गई थी श्वेत क्रांति के नाम से, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। फिर नीली क्रांति को मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन को, हमारे तटीय राज्यों में इस क्रांति का बहुत ही प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर मछली उत्पादन का बड़ी मात्रा में समुद्र से उत्पादन होता है दोस्तों, इसलिए नीली क्रांति चलाई गई। एक और क्रांति चलाई गई भूरी क्रांति कोको उत्पादन। कोको जैसे कि ये एक प्रकार का पौधा होता है, जैसे कॉफ़ी है, ये इस प्रकार का पौधा है।
ठीक है। रजत क्रांति, रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन और कुक्कुड़ का मतलब मुर्गा, ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये सब उत्पादन में रजत क्रांति के अंदर आती हैं। फिर बात करते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति यानी तिलहन उत्पादन। इसका पीली क्रांति क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये तिलहन यानी कि सबसे पहले आपके मन में आता है तिलहन का कि सरसों के फूल पीले होते हैं, इसीलिए इसका नाम पीली क्रांति रखा गया दोस्तों। लाल क्रांति दोस्तों, आगे देखते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति यानी टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन में लाल क्रांति बहुत ही कारगर साबित हुई दोस्तों। फिर बात करते हैं गुलाबी क्रांति यह चलाई गई थी झींगा मछली होती है एक, झींगा मछली उत्पादन में, प्याज उत्पादन में और औषधि उत्पादन में गुलाबी क्रांति चलाई गई दोस्तों। और फिर बाद में बादामी क्रांति चलाई गई, जो मसाले उत्पादन। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर बादामी क्रांति बहुत ही ज़्यादा कारगर हुई दोस्तों। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और शहद उत्पादन में सुनहरी क्रांति का बहुत ही योगदान रहा दोस्तों। तो इसे फल उत्पादन और शहद उत्पादन के सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आलू गोल होती है दोस्तों, इससे आप याद रख सकते हैं कि आलू उत्पादन में ये जो क्रांति थी वो गोल क्रांति थी। फिर बात करते हैं सदाबहार क्रांति का मतलब ये है दोस्तों कि जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित थी यह। ठीक है दोस्तों, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना था यहाँ पर, और फसलों को यानी किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित ही सदाबहार क्रांति दोस्तों। रजत क्रांति आपसे पूछ ली जाती है दोस्तों, रजत क्रांति किससे संबंधित थी? तो कपास से। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको आप पहले कर लीजिए, ऐसे बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं टेस्ट भी लूँगा एक। तो आइए देखते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरा क्रांति, एक सुनहरी क्रांति पीछे मैंने पढ़ी थी, एक ये है सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी क्रांति जो मैंने पढ़ी थी आपकी फल और शहद उत्पादन में, और ये सुनहरा क्रांति, सुनहरा रेशा क्रांति वो सुनहरी क्रांति थी, ये सुनहरा रेशा क्रांति है। ये जूट उत्पादन, ये पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, फिर बात करें रेफ्रॉन क्रांति जो है ये केसर उत्पादन में, ये एक केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में ये जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों। ग्रे या स्लेटी क्रांति, यह उर्वरक उत्पादन में बहुत ही अच्छी क्रांति है दोस्तों। हरित सोना क्रांति यानी हरा सोना किसे कहते हैं? तो बड़ी मात्रा में बांस होता है हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, तो ये क्रांति बांस के लिए चलाई गई थी। ठीक है, मूंग क्रांति यानी कि मोटे अनाज के उत्पादन के लिए, जो मोटा अनाज होता है जैसे, ठीक है, तो उसे मूंग क्रांति के अंदर रखा गया दोस्तों, उससे इसको प्रोत्साहित किया गया। परामनी क्रांति जो है यह भिंडी उत्पादन के लिए परामनी क्रांति चलाई गई दोस्तों। फिर इंद्रधनुषीय क्रांति जो है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह चलाई गई। इंद्रधनुषीय क्रांति ये सभी क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ और। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कृषि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, मैंने इसीलिए इसे इस सेशन में रखा है दोस्तों।
तो कृषि के प्रकार यानी कि कितने प्रकार की होती, कितने प्रकार की कृषि होती है। तो कृषि होती है दोस्तों 3 प्रकार की। एक फसल होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि रबी की फसल कब से कब बोई जाती है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं दोस्तों अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई होती है, ठीक है, और मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई होती है। अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई होती है। दोस्तों रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं इसमें गेहूँ है, प्रमुख गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मूंगफली, मसूर है, आलू है, ये आदि जो होती हैं ये रबी की फसल में आती हैं। एक बार मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ कि रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि ये फसलें आती हैं। फिर बात करें खरीफ की, तो खरीफ में दोस्तों खरीफ की बुआई जो होती है जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। इसमें प्रमुख फसलें जो हैं चावल बहुत ही प्रमुख है, ठीक है, और ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली ये सारी फसलें जो हैं खरीफ फसलों में आती हैं। यानी कि खरीफ फसलों में क्या है तो बुआई होती है जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है इसकी। इसमें प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली ये सारी फसलें प्रमुख फसलें हैं खरीफ फसलों की। एक और प्रकार होता है कि फसलों का ये जायद फसल जो है मार्च अप्रैल में बुआई होती है और जून जुलाई में इसकी कटाई होती है। दोस्तों इसमें जो फसलें बोई जाती हैं ये होती हैं तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये सारी चीज़ें जो हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकार की ये फसलों में आती है तो ये बता सकते हैं आप कि जायद फसल में। आपसे इससे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन अगर आपसे कृषि से पूछा गया है तो इससे ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। तो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं विश्व में कृषि के विशेष प्रकार कौन कौन से होते हैं। दोस्तों यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि इस सेशन को अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो आपका अगर कृषि से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लगा सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं विश्व में कृषि के विशेष प्रकार यानी कि ये कितने प्रकार से हर फसल को वो उत्पादन किया जाता है। इनके उत्पादन में जो बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, मैंने पहले बताया कि क्रांतियाँ बहुत सारी चलाई गई, मगर अब ये उत्पादन को क्या कहते हैं। जैसे अंगूर का उत्पादन है तो इसे क्या कहते हैं बड़ी मात्रा में जब उत्पादन होता है इसका, तो विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन होता है, अंगूरों के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पिसीकल्चर जो है मछली पालन की प्रक्रिया यानी कि मछली पालन की क्रिया को जो है पिसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, इन्हें 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। हर एक एग्ज़ाम में ये किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल में सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न करें दोस्तों, ठीक है। सेरीकल्चर बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम से सेरीकल्चर दोस्तों, ठीक है। सेरीकल्चर हार्टिकल्चर जो है ये बागवानी फसलों जैसे कि फल सब्जी आदि से उत्पादन से संबंधित है हार्टिकल्चर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कराकर बता रहा हूँ। तो ओलिवी कल्चर ये जैतून की कृषि से संबंधित है।
एपीकल्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शहद उत्पादन हेतु मक्खी पालन जो होता है, ठीक है, तो ये एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। फ्लोरीकल्चर फूलों की कृषि से संबंधित है। इसी प्रकार सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है, यानी कि वनों का संरक्षण करना, उससे कटाई से रोकना और उनको बढ़ावा देना, यानी कि वनों को लगाना, यानी पेड़ पौधों को लगाना ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। फिर ओलेरीकल्चर दोस्तों, ओलेरीकल्चर जो है पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि, यानी कि अच्छी पौष्टिक जो कि विटामिन है इनसे भरपूर जो साग सब्जी होती है, ये ओलेरीकल्चर में उत्पादित की जाती है दोस्तों। अब बात करें तो वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ जो है, इसे हमारे भारत में एक किसान का मित्र भी कहा जाता है दोस्तों। इसे वर्मी कल्चर, इसके कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन होता है दोस्तों। इसीलिए इसे केचुआ हमारे खेतों में खाद कर, यानी कि जो खाता है, यानी मिट्टी खाकर जो निकालता है, यानी उत्सर्जित करता है, वो खाद का काम करती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका बड़ी मात्रा में पालन होता है हमारे देश में। तो इसे वर्मी कल्चर के उत्पादन, यानी कि केचुआ पालन में जो है तो वो है वर्मी कल्चर। मोरी कल्चर है एक रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, यानी कि जो रेशम का जो उत्पादन होता है शहतूत के पेड़ पे होता है, ठीक है, और इसीलिए जो शहतूत की कृषि होती है उसे मोरी कल्चर कहते हैं। फिर है एरोपोनिक्स जो है, ये है पौधों को हवा में उगाने की जो विधि है उसे एरोपोनिक्स कहते हैं। पोमोलॉजी दोस्तों, पोमोलॉजी है जो, ये फल के विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन थे। तो गाइस, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न किया होगा दोस्तों। हमारा चैनल है 5G स्टडी एग्ज़ाम दोस्तों, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम, इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर ज़रूर आएँ, जिससे कि आपको सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराने का हमें मौका मिल सके दोस्तों। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो गाइस, धन्यवाद।